नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। ...2023 में सस्ती रहेगी आम आदमी की थाली, अनाज से भर जाएगा देश का भंडार, खुशी दे रहे उत्पादन और सप्लाई के आंकड़े। वंदे भारत एक्सप्रेस में पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे का नया प्लान। शिमला के रिज मैदान पर प्रतिमाओं की साड़ी, अब 6 बार सीएम बने वीरभद्र की बारी। प्रचंड सर्दी में बेटे ने बूढ़ी मां को घर से निकाला, फिर पुलिस ने किया ऐसा काम, मिल रही खूब वाहवाही। पुलिस ने 20 साल बाद एसिड अटैक मामले में दर्ज किया केस। सीसीटीवी खराब, नावजह अलार्म, एसबीआई को एटीएम काट कर 20 लाख रुपए का भरा गया कैश बॉक्स में। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। महंगाई के बीच आम आदमी के लिए राहत की खबर आई है। देश में रिकॉर्ड उत्पादन और सप्लाई बढ़ने से देश में गेहूं और चावल के भाव आने वाले दिनों में स्थिर रहेंगे, यानी लोगों को सस्ते दाम पर अनाज मिलेगा। मौजूदा फसल वर्ष में भारत को गेहूं उत्पादन रिकॉर्ड 112 मिलियन टन छूने की संभावना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% की वृद्धि दिखाता है। मौसम की अनुकूल स्थिति, बढ़ता रुकवा और जलवायु की बुआई के कारण प्रोडक्शन बढ़ा है। इसके अलावा सरकार चावल के कुछ निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही है, क्योंकि घरेलू कीमतें स्थिर है। इस बीच फूड कॉर्पोरेशन इंडिया ने अनाज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए इस महीने आटा मिलों जैसे थोक खरीदारों को 2 से 2.5 मीट्रिक टन गेहूं की खुले बाजार में बिक्री करने का फैसला किया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस बता रही है कि इस बिक्री के लिए वित्त मंत्रालय से जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद देखी जा सकती है। वहीं सरकार चावल के कुछ निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने पर विचार भी कर रही है, क्योंकि घरेलू कीमतें स्थिर है। जानकारी के मुताबिक भारत ने सितंबर में सफेद और भूरे चावल के शिपमेंट पर 20% शुल्क लगाया और विदेशों में टूटे चावल की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए नया प्लान बनाया है। ट्रेन से रूट पर पड़ने वाले गांव के लोगों को जागरूक करने की तैयारी है। रेलवे उन गांव में लोगों को जागरूक करेगी जहां पर पहले ऐसी घटनाएं हो चुकी है। इसके लिए मंडल स्तर पर जागरूक करने के लिए रेलवे कर्मचारियों की टीम बनेगी। देश में वंदे भारत एक्सप्रेस की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी कड़ी में दक्षिण भारत में एक और वंदे भारत विजयवाड़ा से हैदराबाद शुरू होने जा रहा है। अगस्त तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रैक पर होगी। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को सुरक्षित सफर कराने के लिए रेलवे कटिबद्ध है। पिछले दिनों हुई पत्थरबाजी की घटना को देखते हुए रेलवे मंत्रालय ने गांव के लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया है। इससे खासकर युवाओं और बच्चों को जागरूक किया जाएगा, क्योंकि ये शरारत में इस तरह की घटनाएं कर देते हैं। उन्हें समझाया जाएगा कि इस तरह की घटनाओं से राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान होता है, इससे देश का नुकसान होता है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार इस तरह का अभियान
जल्द ही शुरू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रिज मैदान पर दिवंगत पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगेगी। प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में एक आदेश जारी हुआ है और प्रतिमा लगाने को लेकर डीपीआर मांगी गई है। भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से डीसी शिमला को पत्राचार किया गया है। वहीं सरकार के आदेश के अनुसार प्रतिमा लगाने को लेकर होने वाले खर्च पर डीसी शिमला से एस्टीमेट मांगा गया है। मूर्ति निर्माण का जिम्मा लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाएगा। रिज मैदान पर इससे पहले कुछ अन्य शख्सियों की प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। इनमें राष्ट्रपति महात्मा गांधी, देश के महिला प्रधानमंत्री रहे इंदिरा गांधी, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, हिमाचल के पहले सीएम डॉक्टर जसवंत सिंह परमार के अलावा रिज से साथ पार्क में लेफ्टिनेंट दौलत सिंह की प्रतिमा भी लगी हुई है। अब वीरभद्र सिंह की प्रतिमा भी रिज में स्थापित होगी। बता दें कि 8 जुलाई 2021 को शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में वीरभद्र सिंह का निधन हुआ था। वो हिमाचल के 6 बार के सीएम में रह चुके हैं। दरअसल 25 दिसंबर 2020 में शिमला के रिज मैदान पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। अटल जी की प्रतिमा पर 1 करोड़ से अधिक का खर्च आया था। अटल जी के प्रतिमा की ऊंचाई करीब 18 फुट है। वहीं इसके बाद यहां पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाने की भी मांग उठी थी। कांग्रेस नेताओं ने मांग की थी कि वीरभद्र सिंह की प्रतिमा भी रिज मैदान पर लगे, क्योंकि वो आधुनिक हिमाचल के निर्माता है। रिज के साथ ही इंदिरा गांधी की 9 फीट की प्रतिमा भी लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार चर्चाओं में रहती है, कभी अपने कार्यवाही को लेकर तो कभी अपने अनोखे कामों को लेकर। एक बार फिर से आगरा की पुलिस चर्चाओं का विषय बनी हुई है। आगरा पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिस कमिश्नर के पास एक बूढ़ी मां अपने बेटे की शिकायत लेकर पहुंची थी। बूढ़ी मां ने पुलिस कमिश्नर से कहा था कि सर्दी के मौसम में उसके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया है। कमिश्नर के द्वारा तत्काल थाना प्रभारी को उस बूढ़ी मां के साथ घर भेजा गया और घर का ताला खुलवाकर पुलिस ने मां को एक बार फिर से उसे घर में जगह दिलवाई। दरअसल ये पूरा मामला थाना नाई की मंडी क्षेत्र का था। थाना नाई की मंडी की हैरान रहने वाले 88 वर्षीय एक बूढ़ी महिला पुलिस कमिश्नर के सामने शिकायत पत्र लेकर पेश हुई थी। बूढ़ी महिला को उसके बेटे ने सर्दी के मौसम में घर से निकाल दिया था और घर में ताला लगा दिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बेटे की शर्मनाक हरकत को लेकर उसे हिदायत भी दी। उसके बाद मां ने बेटे पर कार्रवाई करने से मना कर दिया। पुलिस कमिश्नर के पास एक महिला पेश हुई। उसने 20 साल पहले अपनी बहन के देवर पर आरोप लगाया था। पीड़िता महिला का आरोप है कि उसकी बहन के देवर ने उस पर वर्ष 2002 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में तेजाब फेंक दिया था। परिवारजनों के दबाव के चलते पीड़िता ने उस समय मुकदमा दर्ज नहीं करवाया था, लेकिन आरोपी द्वारा पीड़िता को लगातार धमकी दी जा रही थी, इसलिए अब मुकदमा दर्ज करवाना चाहती है वो। पीलाखार की रहने वाली एक महिला की शादी अलीगढ़ में हुई थी। बस 2002 में महिला अपनी एक बहन के यहाँ अलीगढ़ गई हुई थी। वहां उसके देवर ने 7 दिसंबर 2002 को एसिड फेंक दिया था, जिसके बाद महिला पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती थी, लेकिन परिवारजनों के दबाव में महिला मुकदमा दर्ज नहीं करवा पाई। इस दरमियान के आरोपी के हौसले बुलंद हो गए और वो उससे आए दिन धमकी देता रहा। पीड़िता महिला शनिवार को पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह के सामने पेश हुई। अपने ऊपर हुई एसिड अटैक की उसने मेडिकल रिपोर्ट दिखाई। उसने बताया कि 20 साल पहले उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ था।
उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहां पर चोर एटीएम बूथ में घुसकर कैश बॉक्स उड़ा ले गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और फिलहाल लुटेरों का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि मशीन में 20 लाख रुपए कैश था। जानकारी के अनुसार थाना कप्तानगंज बाजार में एसबीआई बैंक के एटीएम को लूटा गया है। घंटों गैस कटर से कैश बॉक्स काट कर चोर चले गए। चारों ने घंटों तक गैस कटर से एटीएम को काटा, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। पुलिस रात भर सोती रही। सूत्रों के अनुसार एटीएम में बीती शाम को लगभग 20 लाख रुपए डाले गए थे। ऐसे में कितने पैसे लोगों ने निकाले और चोरी के समय एटीएम में कितना कैश था, ये बैंक की डिटेल के बाद ही पता चल पाएगा। एटीएम के लूट को लेकर बैंक की भी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। हफ्तों से एटीएम का सीसीटीवी कैमरा खराब पड़ा हुआ था। चोरी के समय अलार्म भी नहीं बजा। एटीएम के पास एक घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है, लेकिन चोरों ने उसके लेंस पर ब्लैक स्प्रे मार दिया। पुलिस को मिले सीसीटीवी में 2 लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मंदिर और मूर्तियों के शहर अयोध्या में ठंड का कहर जारी है। शीतलहर और कोहरे ने पूरी राम नगरी को अपने आगोश में ले लिया है। लोग ठंड से बचने के लिए घरों में दुबक के रहना पसंद कर रहे हैं और मजबूर भी हो रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे बर्फबारी के कारण ठंड और गलन दोनों बढ़ गए हैं। शीतलहर की वजह से श्रद्धालुओं से गुलजार रहने वाले रामनगरी में शांति नजर आ रही है। वहीं गलन और शीतलहर से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं, तो नगर निगम के इंतजाम भी नाकाफी है। रामनगरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आमद रहती है। इसके साथ ही रामनगरी के संवेदनशीलता को देखते हुए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। लेकिन शीतलहर के कारण लोग ठंड से बचने के उपाय खोजते नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार की गाइडलाइन है कि हर जनपद में नगर निगम अलाव की व्यवस्था करेगी, लेकिन रामनगरी में मठ मंदिरों के सामने नगर निगम ने अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की है। हालांकि जब इस पूरे मामले पर नगर निगम के उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, तब वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। स्थानीय लोगों की कहना है कि हनुमानगढ़ी पर हर दिन श्रद्धालु आते हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर ठंड से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं है। प्रशासन को चाहिए यहाँ पर अलाव की व्यवस्था करे। हनुमानगढ़ी पर भीड़ अधिक होती है, बावजूद इसके नगर निगम अभी तक लकड़ी नहीं गिरवा पाया है और न ही प्रशासन की तरफ से ठंड से निपटने के लिए कोई व्यवस्था की गई है। लोग अपने घरों से बोरा गत्ता लेकर आ रहे हैं और उन्हें जलाकर ठंड से निजात पा रहे हैं। प्रशासन अभी भी कुछ भी इंतजाम नहीं कर पा रहा है। सर्दी से बचने के लिए राजस्थान के चूरू में एक परिवार रात को अंगीठी जलाकर सोया था, लेकिन रात भर जली अंगीठी से फैले धुएं के कारण दम घुटने से परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। सुबह जब परिवार के सदस्य उठे नहीं तो उन्हें संभाला गया। हकीकत सामने आते ही परिवार के अन्य सदस्यों के होश पख्ता हो गए और वहां कोहराम समझ गया। मामला चूरू के रतनगढ़ थाना इलाके से जुड़ा हुआ है। रतनगढ़ थाना प्रभारी सुभाष बिजारिया ने बताया कि दिल को दहला देने वाली यह घटना गैरिसर गांव में रविवार रात को हुई। यहाँ सर्दी से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे एक ही परिवार के 3 सदस्य काल के गर्भ में समा गए। मृतकों में 3 साल की एक मासूम भी शामिल थी। सर्दी अधिक होने के कारण महिलाओं ने कमरे में अंगीठी जला ली। इसके कारण कमरे में सो रहे परिजनों का रात को ही दम घुट के उनकी मौत हो गई।
राजस्थान के नागौर जिला मुख्यालय पर कोर्ट के बाहर हुए गैंगस्टर संदीप सेट्टी हत्याकांड मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर दीप्ति यादव, अनूप धाबा और बापर्दा आरोपी ने पूछताछ के दौरान हत्या की आधा दर्जन वारदातें कबूले हैं। ये गैंग सुपारी लेकर हत्याओं को अंजाम देता है। इसका नेटवर्क राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। ये गैंग लूट की वारदातों में भी लिप्त रही है। गैंग से पूछताछ में भी आरोप अब कभी और खुलासे भी हो सकते हैं। नागौर में बीते वर्ष 19 सितंबर को हुए संदीप सेट्टी हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार गैंगस्टर दीप्ति यादव, अनूप धावा और बपर्दा गिरफ्तार आरोपी को हाल ही में दिल्ली पुलिस नागौर लेकर आई है। इसके बाद संदीप सेट्टी की हत्या के मामले में नागौर कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को नागौर पुलिस को सौंप दिया। नागौर पुलिस ने जब गैंगस्टर दीप्ति यादव, शूटर अनूप धावा और बपर्दा आरोपी से पूछताछ शुरू किया तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। ये गैंग सुपारी लेकर हत्या करता है। इस गैंग ने आधा दर्जन हत्या की वारदातें को अंजाम पहले ही दे चुके हैं। राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार अब सॉफ्ट हिंदुत्व की और कदम बढ़ा रही है। इसके तहत अब भगवान राम के पुत्रों के नाम पर लव कुश वाटिकाएं विकसित की जाएंगी। इनमें दुर्लभ जैव विविधता को संरक्षित किया जाएगा। ये वाटिकाएं हर जिले में बनाई जाएगी। हर जिले में 2-2 करोड़ रुपए की लागत से लव कुश वाटिकाओं का निर्माण होगा। इनमें आने वाले लोगों को प्रकृति का अनुभव दिया जाएगा। सरकार को एक और लुप्त होती वनों की प्रजातियों का संरक्षण करना है तो दूसरी और आम जनता का पर्यावरण संरक्षण से जुड़ाव करना है। लिहाजा प्रदेश के हर जिले में लव कुश वाटिका की स्थापना की जा रही है। पिछले बजट में इसकी घोषणा के बाद वन विभाग ने करीब 11 लव कुश वाटिकाएं तैयार कर दी है। राजस्थान के हर जिले में लव कुश वाटिका का काम पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है ताकि अगले बजट से पहले हर जिले में प्रदेशवासियों को इनकी सौगात दी जा सके। इससे गहलोत सरकार एक तरफ खुद का भगवान राम से जुड़ाव बताने की कोशिश कर रहे हैं तो वही आम जनता को वनों से जुड़ाव बढ़ाने का प्रयास भी कर रही है। इस योजना के तहत हर जिले में वहां की भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से लुप्त हो रही प्रजातियों को संरक्षण भी दिया जाएगा। इस योजना में हर जिले में एक ऐसी वाटिका स्थापित होगी जहां बड़, पीपल, गुलर, खिरनी समेत आम, जामुन, तेंदू, सहतूत के साथ उस इलाके के भौगोलिक हालात के मुताबिक वहां लुप्त होने के कगार पर आए पेड़ों को रोपा जाएगा। इसके साथ ही लोगों को इन वाटिकाओं के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जाएगा ताकि वे लुप्त होते प्रजातियों को बचाने में अपना सहयोग दे सके। राजस्थान में महिला मतदाताओं की संख्या में इस बार जबरदस्त इजाफा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग की हाल ही में अपडेट की गई सूची में महिला मतदाताओं की संख्या करीब 10 लाख से भी ज्यादा बढ़ी है। अंतिम प्रकाशन की तिथि 1 तक राजस्थान में कुल 5,11,64,649 पंजीकृत मतदाता होंगे तो करीब राज्य निर्वाचन आयोग अभी और भी नए मतदाताओं को निर्वाचन सूची में जोड़ने जा रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 199 विधानसभा क्षेत्र में 19,89,162 नए मतदाताओं ने नाम जोड़े गए हैं। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान निर्धारित अवधि में 199 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम जुड़ाने और हटवाने या तक कि संशोधन के लिए कुल 38,84,426 आवेदन प्राप्त हुए थे।
इनमें से 21,15,887 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए। इनमें मतदाताओं की सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप 6 में कुल 24,45,988 आवेदन पत्र पर विलोपन के लिए प्रारूप 7 में 7,93,361 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। एक और जहां उत्तराखंड के जोशीमठ में घर दरक कर लोगों में भय पैदा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी और यूपी के शाहजहांपुर का हनुमान मंदिर धीरे धीरे खिसक रहा है और इसके लिए जहां के इंजीनियर 500 जैकों के जरिए मंदिर खिसकाया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार इंजीनियरों ने की नई तकनीक के 16 फीट मंदिर को पीछे शिफ्ट कर चुके हैं। 1.5 महीने के अंदर ये पूरा मंदिर शिफ्ट कर पूरे हाईवे को रास्ता खोल दिया जाएगा। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना यह हनुमान मंदिर प्रशासन ने बड़ी सूझबूझ के साथ लोगों की भावनाओं को देखते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में शिफ्ट करने की कवायद शुरू करवाई है, जिसके चलते स्थानीय लोग योगी को धन्यवाद दे रहे हैं। शाहजहांपुर का आस्था का केंद्र बना हुआ ये हनुमान मंदिर पिछले 3 दशकों से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। हाईवे बनने के बाद ये मंदिर हाईवे मार्ग चौड़ीकरण के जद में आ रहा था, जिसके चलते प्रशासन ने बड़ी सूझबूझ के साथ श्रद्धालुओं, पुजारियों और स्थानीय लोगों की सहमति के बाद पहली बार इंजीनियरों के जरिए शिफ्ट करने का कवायद शुरू की है। अब तक इतना ही। धन्यवाद।